ओके, सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो अभी तक हम क्या पढ़ते थे, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी रहती थी, वो पॉइंट साइज लेते थे, छोटी सी बॉडी है ना, पॉइंट साइज। अभी तक हमने बड़ी बॉडी नहीं देखी। जैसे मान लो कोई बहुत इस तरह की कोई बॉडी है, ये ऐसी बॉडी, ठीक है। अब मैंने बोला इस पे फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का, समझ में आया? तो ये फोर्स लगाने से चलेगी या घूमेगी, क्या होगा? अगर पॉइंट मास होता, अगर पॉइंट मास होता और इस पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता तो ये चलती। बट ये वाली बॉडी चल भी सकती है, घूम भी सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। समझ में आया क्या? जैसे मान लो एक ऐसी बॉडी है, अगर मैं इस पे यहां पर फोर्स लगाऊंगा, समझ में आया? तो ये चलेगी भी सही, घूमेगी भी सही, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ना? बट अगर ये पॉइंट मास होता और मैं इसके फोर्स लगाता ऐसे, तो ये सिर्फ चलती है। अभी समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। समझ में आया? यस सर। तो अब हम ऐसी बॉडीज देखने वाले हैं जो साइज में बड़ी होंगी। समझ में आया? जो साइज में क्या होंगी, बड़ी। तो उनका एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मुझे बताओ। क्या इस बॉडी में, ये वाली बॉडी में देखो, इसको मैं हटा देता हूं, इस वाली बॉडी में कोई ऐसा पॉइंट होगा, ये वाली बॉडी में, जिस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये सीधे सीधे चले, घूमे ना? ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या? यस सर। हाँ सर। इसके एकदम बीच सेंटर पे लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे और वो वाला फोर्स हटा दो, तो ये सीधे सीधे चलेगी, जैसे ये वाला पार्टिकल चल रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। वही इसका सेंटर ऑफ मास है। इसके अलावा अगर और कोई कहीं मैं फोर्स लगाता हूं तो ये ऐसे घूमने लग जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा सीधे भी चलेगी और ऐसे घूमेगी भी सही। दोनों मोशन होगा इसमें, सीधे चलने वाला ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, घूमने वाला मोशन रोटेशनल भी होगा। समझ में आया? बट सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैं फोर्स लगाऊं इसको, तो ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन चलेगी। समझ में आया? यस सर। जैसे कि ये नीचे वाला पार्टिकल चल रहा है, ये ब्लैक कलर वाला, समझ में आया? तो मान लो इस बॉडी का मास 10 kg है, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैं इस पूरी बॉडी का मास अज्यूम कर सकता हूं 10 kg। समझ में आया क्या? यस जैसे सर। तुमने देखा होगा, Yes, sir. स्केल को ऐसे करके देखो, एक ही पॉइंट पर बैलेंस हो जाता है उसका पूरा मास, होता है कि नहीं होता है? ऐसे बीच में अगर यहाँ बैलेंस करोगे तो गिर जाएगा, हाँ सर। यहाँ बैलेंस करोगे गिर जाएगा। जिस जगह पर वो बैलेंस होता है उसका पूरा मास, वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जिसमें उस बॉडी का पूरा मास हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस जगह पर लोकेटेड है। जैसे हमारा खुद का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बीच में होता है। समझ में आया? हाँ। सो डेफिनेशन लिखो सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, center of mass is a point where entire mass of any body can be assumed to be concentrated। समझ में आया? जैसे मान लो एक स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा?
Center of the cell. उसके खुद के सेंटर पर, ठीक है। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? Point mass पे. इसके सेंटर पर ही होगा। सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। जैसे मान लो ये एक रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? या बीच में सेंटर पर। समझ में आया? हाँ, ये तो देखो सिंगल, इनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड बॉडीज। समझ में आया? मान लो ऐसा भी हो सकता है, दो पार्टिकल है m1 मास और m2 मास, इन दोनों को मैं अगर एक सिस्टम मानूं तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मेन पोजीशन पे हाँ? n1 प्लस m2/2 पे। इनका सेंटर ऑफ मास होगा इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, एक लाइन ज्वाइन करो, वहां बीच में कहीं होगा। समझ में आया क्या? फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो अगर ये m1 के पास है तो m1 का मास ज्यादा है, अगर m2 का मास ज्यादा है तो m2 के पास में सेंटर ऑफ मास, ये सब सेंटर ऑफ मास है। COM शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COM COM COM। समझ में आया? सो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। समझ में आया? और एक चीज और क्लियर हुई, यहाँ पे दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। एक तो एक कंसंट्रेटेड सिंगल बॉडी है, जैसे ये वाली, ये स्टार्टिंग की तीन है ना, इनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ऑब्जेक्ट सिस्टम, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। समझ में आया? और ये जिसमें अलग अलग पार्टिकल होते हैं सिस्टम में, दो दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। समझ में आया? हाँ। तो Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक यही लिख लो, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? जैसे ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये वाले जो फर्स्ट थ्री एग्जांपल्स है इसमें ये ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ, जैसे सिलेंडर, जैसे स्फीयर, जैसे रोड। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. और जिसमें मैंने m1 m2 दो अलग अलग पार्टिकल लिए हैं दूर दूर एक दूसरे से, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें दो अलग अलग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है डिस्क्रीट, एक दूसरे से अलग अलग, कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. So the next topic हाँ, is sir. types of system of particle. Types of system of particles. So there are two types of system of particle. One by one लिख रहा हूं मैं। First, discrete. First, discrete object system. शॉर्ट में बोलते हैं इसको DOS। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे ये m1 मास, ये m2 मास, ये m3 मास, ये क्या है? सब डिस्क्रीट है ना? समझ में आया? इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। समझ में आया क्या? ये इनका सेंटर ऑफ मास है मान लो, ठीक है। Yes, sir. तो इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट
objects with different independent objects, समझ में आया? या पार्टिकल्स, ये सब इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे से, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है? अभी जैसे 3 पार्टिकल है, इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? रुको, इसको मत लिखो, मैं फिर से बताता हूँ। इनका 3 का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मेरे पास 3 पार्टिकल है, M1, M2, M3। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इन तीनों का मास टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3 को मैं अज्यूम कर सकता हूँ। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पर होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. मान लो M1 इज ग्रेटर देन M2 है, तो किस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास? M1 के पास या M2 के पास? M1. M1 के पास। हाँ, तो थोड़ा M2 से दूर होगा और M1 के पास होगा। मान लो यहाँ है, तो यहाँ मैं M1 प्लस M2 का सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ इन दोनों का सेंटर मास यहाँ था ना, तो यहाँ मैं M1 प्लस M2 लिख सकता हूँ। समझ में आया? हाँ, सेंटर मास वो Yes, पॉइंट sir. होता है जहां पर आप पूरा मास को एज ए पॉइंट मास मान के लिख सकते हो। जैसे इसका मास M है, कैपिटल M है, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर मैं पूरा M लिख सकता हूँ सेंटर मास वाली जगह पे। समझ में आया? और उस रोड को हटा सकता। आया समझ में? Yes, sir. हाँ हाँ। अब देखो, तो M1 M2 का आ गया, मुझे तीनों का बताना है, तो 2 का बता दिया। अब तीनों का कहाँ होगा? इस वाली लाइन पर होगा कि नहीं होगा? M1 M2 का सेंटर मास है यहाँ पर ब्लैक वाला, जहां पे मैंने लिखा है M1 प्लस M2। फिर M1 प्लस M2 एंड M3 का बताना है, वो इस लाइन पर होगा। समझ में आया क्या? मान लो Yes, sir. M3 इज ग्रेटर देन M1 प्लस M2, M3 का मास M1 प्लस M2 से भी ज्यादा है, तो बताओ सेंटर मास किधर होगा? M1 प्लस M2 के पास होगा या M3 के पास होगा? M3. M3 के पास। M3 के पास। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ है, ये M3 के पास बनाया हमने, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया? दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दिस। आया समझ में? ऐसे निकालते हैं। तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होता है? माइक बंद कर अपना। क्या? सर शुभम के आवाज आ रहा था। क्या बोल रहे हो? सर शुभम के माइक से आवाज आ रहा था। शुभम म्यूट हो जाओ। लिख लो। लिख लिया? सो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम? जिसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हो और हमें उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आइडिया दिया, एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे वो बाद में बताऊंगा। आपको मास गिवन होगा और उनकी पोजीशन गिवन होगी, तो हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी होगी। समझ में आया? Yes, sir. सर हाँ, सर बोलो। पर पॉइंट मास तो ऐसे कैसे होगा क्या कि उन लोगों का सेंटर मास बीच में आ जाएगा, बीच क्या के लाइन में अगर पॉइंट होगा तो? क्या बोल रहे हो? सर पॉइंट मास होगा तो बीच में कैसे आएगा उन लोगों का सेंटर ऑफ मास? तो कहाँ होगा मतलब बताओ? बीच के। मैंने बोला इन दोनों को तुम्हें बैलेंस करना है, ये दोनों को M1 और M2 को, तो इन दोनों को इनके बीच में कहीं से बैलेंस होंगे ना, वो साइड से थोड़ा ना हो जाएंगे बैलेंस। हाँ, सर पर क्या? पर मतलब हाँ। एक्सटर्नल
लाइन से जो ये होंगे कि एक्सटर्नल कुछ मटेरियल से ज्वाइन होंगे कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी सिस्टम के टोटल मास को जिस पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इस सिस्टम का टोटल मास है m1 प्लस m2, तो मैं हर कहीं थोड़ा ना लिख सकता हूँ यहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, मासेस का सेंटर, तो उनके बीच में कहीं होगा ना। हाँ सर। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, साइड में कहीं होना चाहिए? नो सर। तो फिर सर मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा मास इकट्ठा हो, जो सेंटर से जहाँ पे बैलेंस हो जाए फोर्सेस, वही सेंटर ऑफ रहता है ना। मास ऑफ एनी बॉडी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम उस सिस्टम का या बॉडी का एंटायर मास, उस पूरे मास को कंसंट्रेट रख सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो वो हर कहीं नहीं कर सकते। जैसे हाँ सर। तुम सोचो इसका सेंटर मास यहाँ है और तुम यहाँ मान लो, तो चेक करके देख लो यहाँ अगर इसका सेंटर मास होता तो यहाँ बैलेंस हो जाता, बट ये गिर जाएगा ऐसे। अगर इसका हाँ सेंटर सर। मास यहाँ है तो यहाँ बैलेंस होना चाहिए ना। पूरा का पूरा मास जहां होगा वहीं पर ही आप इसको एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हो ऐसे। समझ में आया क्या? हाँ सर। लिख लिया? सर पर M1 और M2 तो पूरा ही डिफरेंट मास है ना। हाँ, तो क्या हुआ, उनका भी तो कोई सेंटर मास तो होगा ना। इसमें भी तो बहुत सारे पार्टिकल है इसके अंदर, m1 m2 m3 m4 m पर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो उनका भी तो दो तरह के सिस्टम पार्टिकल होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का जैसे सेंटर मास होता है वैसे डिस्क्रीट का भी होता है। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है तो सिस्टम ना। तो हर सिस्टम का मास तो होता होगा ना, तो उसको किसी ना किसी पॉइंट पर तो हम कंसंट्रेट करेंगे ना। समझ में हाँ आया? सर। हाँ, हाँ। मैंने तुमसे पूछा m1 m2 m3 का एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर इसका सेंटर मास को मैं कंसंट्रेट कर सकूं, पूरे मास को कंसंट्रेट कर सकूं, तो तुम क्या बोलोगे, सर वो उसका सेंटर मास होगा। ऐसा थोड़ा ना बोलोगे, हाँ इस पे सर। ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। हाँ, इन सर सभी हाँ सर। इन सभी को थ्रेड से, एक थ्रेड लो, उससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, थ्रेड लो या एक कुछ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर उसमें बैलेंस करके देखो, जहां बैलेंस होगा वो उन तीनों का सेंटर मास होगा। समझ में आया? हाँ सर। लिख लिया? यस सर। लिख लिया क्या? Yes, sir. सेकंड क्या है? सेकंड को बोलते हैं, सेकंड टाइप सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम, COS। इसमें सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं SOP, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। so system of particles all in which all particles are connected to each other to form a continuous body, to form a continuous body। समझ में आया? जैसे स्फीयर ले लो,
ठीक है, एक सर वापस से बोलो ना। सिलेंडर ले लो, लिखा है ना सामने, रिपीट करना सर, समझाओ। सर वो सिलेंडर ले लो, ये सब कंटिन्यूस है, ऐसे सिस्टम पार्टिकल जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, एक सब एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, टू फॉर्म ए कंटिन्यूस बॉडी। ये कौन ले लो, समझ में आया? कोई भी रैंडम बॉडी ले लो, ये तो सिमेट्रिक है, रैंडम बॉडी, ये सब कंटिन्यूस है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जैसे जो सिमेट्रिकल सिस्टम से, ये इनका एकदम सेंटर पर होगा, ठीक है, इसका कोन का थोड़ा नीचे साइड होगा, कहाँ होगा बाद में देखेंगे, है ना। अब ये जैसे बॉडी है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका सेंटर मास उस तरफ ज्यादा होगा जिधर ज्यादा मास कंसंट्रेटेड, समझ में आया क्या? मान लो इधर ज्यादा मास कंसंट्रेटेड नीचे की साइड, तो नीचे होगा इसका सेंटर, थोड़ा नीचे की साइड होगा, समझ में आया? यस सर। लिख लो। Done, sir. डन। नो। No, sir. तो अब हमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अभी तो मैंने एक आइडिया बताया कि अच्छा ऐसे होता है, बीच में कहीं होता है, समझ में आया? सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू लोकेट center of mass, how to locate center of mass of a system of particle, how to locate center of mass of a system of particle। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी, एक नई टर्म पढ़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं मास मोमेंट। मास मोमेंट, इसका सिंबल होता है जेड, ठीक है। तो ये मास मोमेंट क्या होता है, देखो, मास मोमेंट जो सिस्टम पार्टिकल के जो अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत सारे, उन सबका मास का मोमेंट निकालना है हमें, मास मोमेंट। अब ये कैसे निकालते देखो, और ये क्या होता है। सो इट इज द मास, सबसे पहली बात तो मास मोमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम मास मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा क्या बताने के लिए, सेंटर ऑफ हाँ, मास कहाँ पे है? लिख लो, इट इज ए इम्पोर्टेंट टर्म, it is an important term for localization of center of mass, localization of center of mass of any system of particle, चाहे वो discrete हो या continuous हो, समझ में आया? तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बताने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मास मोमेंट जो होता है, मास मोमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कैसे अभी बताऊंगा। मास मोमेंट ऑफ एनी मास is always calculated
with respect to a reference point, जो कि जनरली होता है, जनरली क्या होता है, ओरिजिन। समझ में आया? जैसे मान लो ये एक मास है, ठीक है, और ये वो रेफरेंस पॉइंट है ओ। तो इस मास का मुझे मास मोमेंट निकालना है। तो मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इस मास का मास मोमेंट क्या होगा, जेड। मास मास मोमेंट ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। अब ये पोजीशन वेक्टर कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ओ से लेके जहां तक ये मास जा रहा है। समझ में आया? ये है पोजीशन वेक्टर। तो मास मोमेंट कैसे निकालेंगे, मास इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या मतलब, पोजीशन वेक्टर। तो मास मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लेंगे, एक वेक्टर है वो, कहां से लेंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट से, कहां तक लेंगे, जहां पर वो मास है। समझ में आया? सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? लिखो मास मोमेंट क्या होता है, तो मास इनटू सर पोजीशन आपने वेक्टर। क्या सर आपने किसका मल्टीप्लिकेशन किया है, जेड एम ओ इज इक्वल टू? जेड तो उसका नाम है, मास मोमेंट का सिंबल है जेड। नहीं एम नहीं सर, मतलब मास मोमेंट ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ओ। किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, या लिखा ना मैंने, मास हाँ मोमेंट सर ऑफ, वो नहीं, हाँ, उसके आगे क्या लिखा है सर, वो इज इक्वल एम टू इंटू? मास एम इंटू पोजिशन वेक्टर आर। ये एम मास इसका इंटू पोजिशन वेक्टर आर। समझ में आया? ओके सर, हाँ। हम्म, लिख लिया? नो सर। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सिखाऊंगा मैं। आर वेक्टर लिख लो। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, जिसका मास मोमेंट निकाल रहे हैं with respect to any reference point। पोजीशन वेक्टर पता है ना क्या होता है, जो पोजीशन बताता है, हाँ सर। ठीक है। और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वहां से उस पॉइंट की मास तक की डिस्टेंस। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। लिख लो। ठीक है, ये चाहो तो जेड एम ओ भी लिख लो। ये क्या है, जेड एम ओ इज मास मोमेंट ऑफ मास m with respect to point O। समझ में आया?
हटा दूं? एक मिनट। वेट सर. Done, sir. अब लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ एसओपी. एसओपी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल. कितने टाइप का होता है? दो. कौन कौन से? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. डिस्क्रीट जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं M1 M2 M3 M4, और कंटिन्यूस जिसमें एक ही बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं. समझ में आया? तो सेंटर मास ऑफ एसओपी. सर हाँ, ये भी हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास और पार्टिकल, उसमें ये अलग टॉपिक है. क्या बोल रहे हो? ये भी जो हाउ टू हाँ, वही लोकेट चल सेंटर रहा ऑफ है. मास ऑफ, उसमें ही है ना? सेंटर ऑफ मास, यस, सेंटर ऑफ मास ऑफ एसओपी इन टर्म्स ऑफ मास सर मोमेंट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर मेरी कॉलेज थी इसलिए लेट हो गया वहाँ सर. ओके, कोई बात. सेंटर ऑफ मास ऑफ एसओपी इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट. किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास सीखने के लिए हमने क्या सीखा? मास मोमेंट सीखा ना. मास मोमेंट क्या होता है? मास मोमेंट क्या होता है? मास मोमेंट ऑफ M एनी into मास R. विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू इट्स पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट. समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. हाँ. अब देखो, तो हमने सीखा, तो अब इससे हम सेंटर मास कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ, जैसे मान लो अगर दो पार्टिकल है, ये इसका भी मास m, इसका भी मास m, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? ये तुम बता सकते हो क्या? सेंटर. हाँ, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है l, तो एकदम सेंटर पर आएगा इनका सेंटर ऑफ मास L/2 पर. आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. Yes. हाँ, यस सर. तो सेंटर पर ही कैसे आ रहा है? देखो, तुम्हें तो समझ में आ रहा है सेंटर पर आ रहा है. अगर मैं इनका मास मोमेंट निकालूं इस पॉइंट के, इस सेंटर मास, ये मान लो O पॉइंट है, तो जितना इसका मास मोमेंट आएगा, इसका मास मोमेंट कितना आएगा? प्लस में ml/2. आएगा कि नहीं आएगा? और इसका मास मोमेंट कितना आएगा? माइनस में ml/2. किसके रिस्पेक्ट में निकाला मैंने? O पॉइंट के रिस्पेक्ट में. निकाला कि नहीं निकाला? हाँ सर. तो टोटल करो, टोटल मास मोमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा. अरे दोनों का m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 कैंसिल हो जाएगा ना. होगा कि नहीं होगा? सर एक बार वापस बताओ. दोनों का मास मोमेंट कैंसिल हो रहा है कि नहीं? मास मोमेंट क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल. होता है कि नहीं होता है? हाँ सर. डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो इसका प्लस में आ रहा है क्योंकि इसका मास मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, या O से लूंगा तो, और इसकी इधर है. समझ में आया? अरे O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका मास मोमेंट निकालूंगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आ रहा है ना, इस तरफ, तो इसका मास मोमेंट कितना होगा? m इंटू डिस्टेंस कितनी है? L/2. आई कैप. होगा कि नहीं होगा? राइट में मतलब आई कैप. वैसे ये वाला मास है, इसका मैं O पॉइंट से मास मोमेंट निकालूंगा तो इस तरफ आ रहा है m इंटू L/2 माइनस आई कैप. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मास मोमेंट क्या होता है? m इंटू आर वेक्टर होता है हाँ ना. सर. या तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है अभी तक भी. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो टोटल मास मोमेंट निकाल, ऐड करो इन दोनों को, जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा सर. तो O एक ऐसा पॉइंट है
जिसके अबाउट उस सिस्टम के जितने भी सारे पार्टिकल्स होते हैं उनका नेट मास मोमेंट 0 होता है, ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हम मास मोमेंट किसके अबाउट निकालते हैं, कोई ना कोई पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। हाँ हाँ सर। तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका मास मोमेंट का सम 0 होता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। तो यही ऐसे ही निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। अभी बताता हूँ देखो, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट। कि सेंटर ऑफ मास इन एनी एसओपी, एसओपी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास is a point about which sum of mass moment वेक्टर क्वांटिटी ना कैंसिल हो सकती है एक दूसरे की, of all particles of that SOP is इक्वल टू 0। समझ में आया? ये डेफिनेशन समझ में आई? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इन एनी एसओपी सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट अबाउट विच सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। मास मोमेंट अभी निकालना मैंने बताया, तो एक्स सिस्टम पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल्स है, उन सबका मास मोमेंट निकालो, तो जिस पॉइंट के अबाउट उनका सबका मास मोमेंट इक्वल टू 0 आ रहा है वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे मान लो मैं अलग अलग मास लेता हूँ, ये m1 है, ये m2 है, बताओ इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आएगा क्या? नो नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर पर इसका मास मोमेंट होगा m2 इंटू l/2 और इसका होगा m1 इंटू l/2। बताओ दोनों कैंसिल करेंगे क्या? इसका माइनस में होगा, कैंसिल 0 हो रहा है क्या? नो नो नहीं, तो इसका सेंटर पर नहीं आएगा, इसका उधर आएगा जहां पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये कैंसिल हो जाए। मतलब जहां पर m1 l/2 इज इक्वल टू m2, मतलब l/2 तो होगा ही नहीं ना। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास होगा यहां से x डिस्टेंस पर और यहां से l माइनस x डिस्टेंस पर, टोटल कितनी है l। तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, तो मैंने माना x डिस्टेंस पर है, तो इसका m1 का m1 का मास मोमेंट कितना होगा? m1 इंटू एक्स माइनस में होगा कि नहीं होगा? यस सर। प्लस m2 का कितना होगा? m2 इंटू l माइनस एक्स। ये जहां 0 हो जाए यहां से x मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? अगर m1 इक्वल टू m2 होता, अगर m1 इक्वल टू m2 होता तो m1 से m2 कैंसिल होके 0 में चला जाता, तो x आ जाता l/2 एकदम बीच में। समझ में आया? तो ये तो सिंपल है, दो पार्टिकल का निकालना तो बहुत इजी है, अभी तुम एक बार में निकाल दोगे। पहले समझो इसको, सेंटर ऑफ मास क्या होता है और मास मोमेंट से कैसे निकालते हैं। कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल्स का मास मोमेंट का सम क्या होता है? 0। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ कि मान लो बहुत सारे पार्टिकल है, उन सबका मास मोमेंट का सम MIRI, I इक्वल टू 0 से 1 से लेके n तक, ये सबका मास मोमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मतलब मैंने क्या लिखा है? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3 r3। ऐसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल, इन सबका मास मोमेंट का सम इक्वल टू क्या होगा?
0। समझ में आया क्या? यस समझ में आया? Yes, sir. इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, समेशन। ये समेशन का साइन पता है ना सबको? हाँ सर। ठीक है, और ध्यान रखो यहाँ पर ये r वेक्टर जो है, ri वेक्टर जो है, मतलब r1 r2 r3 r4, ये कहाँ से ले रहे हैं? Origin पोजीशन से। वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल है एसओपी में, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये वही तो पॉइंट है जहां से सेंटर ऑफ मास हम मान रहे हैं। समझ में आया? तो जिस पॉइंट के अबाउट ये सबका मास मोमेंट का सम इक्वल टू 0 आएगा, वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। तो मास मोमेंट भी हमें कहां से निकालना है? सेंटर मास से ही तो निकालना है। समझ में आया? Yes, sir. तो हमने निकालना सीख लिया, अब हम निकालेंगे अलग अलग सिस्टम पार्टिकल का। तो हम किसका निकालेंगे? सबसे पहले सेंटर ऑफ मास। दो तरह के सिस्टम पार्टिकल होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो हम पहले निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, किस तरह का सिस्टम होता है ये? जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे इजी 2 पार्टिकल सिस्टम। फर्स्ट किसका निकालेंगे हम? 2 पार्टिकल सिस्टम्स। समझ में आया क्या? अरे यस नो तो बोलो। Yes, यस sir. सर। जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम है, जैसे मान लो एक पार्टिकल है m1 और एक पार्टिकल है m2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो l। मुझे इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी लिखो मत, ध्यान से देखो। मुझे इनका क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इसी इनके लाइन ज्वाइनिंग में बीच में कहीं पर होगा। मान लो यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है। तो मैंने क्या माना? सेंटर ऑफ मास m1 से x डिस्टेंस पर है, तो m2 से कितना होगा? L minus x. L minus x. l माइनस एक्स। तो मुझे बताओ मास मोमेंट ऑफ m1, मास मोमेंट ऑफ m1 बताओ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, बताओ कितना है मास मोमेंट ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास? M1x प्लस में या माइनस में? minus माइनस में। वो सेंटर मास के लेफ्ट साइड है, तो सेंटर मास से जो पोजीशन वेक्टर निकल रहा है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। राइट की तरफ प्लस, लेफ्ट की तरफ माइनस आई कैप होता है। समझ में आया? तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो माइनस m1x होगा ना, कितना होगा? माइनस m1x। समझ में आया? माइनस क्या बता रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है इसका। मुझे बताओ मास मोमेंट ऑफ m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, बताओ क्या होगा? M2 into L. हाँ। into L by m2 into l माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? प्लस में होगा या माइनस में होगा? Plus. Plus में. प्लस में। हमने क्या पढ़ा? ये फॉर्मूला होता है कि जितने भी पार्टिकल है सबका मास मोमेंट निकाल के ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, definition of center of mass in terms of mass moment, in terms of mass moment क्या होगा?
मास मोमेंट ऑफ m1 प्लस मास मोमेंट ऑफ m2 इक्वल टू 0, मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसको यहाँ ऊपर से लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा, दोनों को ऐड करके m1 माइनस m1x प्लस m2 इंटू l माइनस एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, m1x इज इक्वल टू m2 l माइनस एक्स। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो m1x इज इक्वल टू m2, मुझे x निकालना है, l माइनस m2x, तो m2 उधर जाएगा तो x आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया क्या? ये आंसर आया समझ में? सर फिर से एक हाँ, बार शॉर्ट में बात। शॉर्ट में यही बताऊंगा कि दो पार्टिकल का मास मोमेंट, किसी भी सिस्टम का मास मोमेंट कैसे निकालते हैं, मास मोमेंट मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मास मोमेंट निकालना सीखना पड़ेगा। मास मोमेंट क्या होता है, किसी भी मास का मास मोमेंट होता है उसका मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब वो जो डिस्टेंस है वो वेक्टर है, तो आपको साइन के साथ रखना है, राइट में तो प्लस, लेफ्ट में तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, मतलब आई केप जे केप में लिखना है आपको। समझ में आया? तो टू पार्टिकल सिस्टम का मास, सेंटर मास निकाल, तो मास मोमेंट निकालना आ गया। तो उससे सेंटर मास कैसे निकालेंगे कि किसी भी पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल, उनका सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां से उन सभी पार्टिकल्स का मास मोमेंट का सम 0 होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, क्योंकि इससे इससे वो वाला पॉइंट मिल जाता है हमें जहां पे वो सारा मास हम अज्यूम कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं कि मान लो कोई मास दूर है, कोई मान लो कहीं पर मास ज्यादा है, तो वहां से सेंटर मास की डिस्टेंस कम हो जाएगी। इधर देखो, अगर m ज्यादा है तो r कम हो जाएगा किसी पॉइंट से। समझ में आया क्या? इसलिए तो हमने देखा था कि सेंटर मास किसके पास में रहता है, हेवी वाले पार्टिकल के पास में या लाइटर वाले पार्टिकल के पास में? हैवी वाले। हाँ, मतलब मास ज्यादा तो डिस्टेंस कम, मास कम तो डिस्टेंस ज्यादा। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो अभी टू पार्टिकल का मास मोमेंट कैसे निकाला मैंने, दोनों का अलग अलग मास मोमेंट निकाल के इक्वल कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, 8 करके। आंसर आ गया। आया समझ में? हाँ सर। अब देखो, ये तो हमने इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आता भी नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन, तो इसको इतने टाइम में किया, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो आएगी, इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, ये वाली। अगर नेट मास मोमेंट सबका 0 आ रहा है, दो पार्टिकल में एक एक का दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा ना, तभी तो कैंसिल करके 0 होगा। समझ में आया क्या? तो ये देख के मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या, ये देख के मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या, m1x इज इक्वल टू m2 इंटू l माइनस एक्स, डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या देख के? यस सर, लिख हाँ, सकते हैं। समझ हाँ में आया सर। क्या? दो पार्टिकल सिस्टम हो तो दोनों का मास मोमेंट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तभी तो कैंसिल करेगा। तो ये m1 का मास मोमेंट, ये m2 का मास मोमेंट, दोनों इक्वल है, तभी तो कैंसिल करेंगे, तभी तो 0 होगा सम। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। मान लो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू माइनस बी होगा ना। हाँ सर। और इनका यस सर। मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा ना, तभी तो कैंसिल करेंगे, मैग्नीट्यूड लूं में तो इक्वल ही होगा ना, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसे जल्दी से करना है। ठीक है, हटा दूं? नो
लिख लिया? डन। हटा दूं? यस सर। एक क्वेश्चन कर लो। एक पार्टिकल है 2 kg, एक है 4 kg। इनके बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? फाइंड द सेंटर ऑफ मास। फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास निकालो, मैं कुछ और कर रहा हूँ। टेन बाई थ्री। कितना होगा? 10/3। 10/3। चेक करते हैं। Sir, 3 centimeter from 4 kg. सेंटीमीटर में क्यों, ये मीटर में क्यों है? हाँ, मीटर। हाँ, मुझे बताओ 4 kg के पास होगा या 2 kg के? किसके ज्यादा पास होगा? 4 kg। हाँ, जिधर मास ज्यादा उधर सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है। समझ में आया? तो कहीं से भी x डिस्टेंस मान लो ये सेंटर मास है, यहां से मैं x मान लेता हूं, तो यहां से कितना होगा? 5 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट ऐसे लिख दूं क्या? 2 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। दोनों के मास मोमेंट इक्वल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. तो 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x। तो 6x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 5/3 मीटर। कहां से आया है? किस पॉइंट से आया? किस मास से? 4 kg से। ठीक है, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। हटा दूं? वेट। नो सर। ये क्वेश्चन तो हटा दूं। अब लिखो, अभी हमने सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट चल रहा है, डिस्क्रीट में भी हमने 2 पार्टिकल सिस्टम देखा। अब देखेंगे मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट में भी हम क्या देखेंगे? मल्टीपल पार्टिकल्स, 2 से ज्यादा पार्टिकल। बट कैसे? डिस्क्रीट, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। हटा दूं पूरा सिस्टम? ये जो नीचे लिखा है हटा दूं पूरा? हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ये m1 है मान लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। ठीक है, 3 पार्टिकल, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ इन तीनों का सेंटर मास मुझे निकालना है, तो ऐसे आइडिया लगाते हैं क्या इन तीनों के बीच में मान लो यहाँ कहीं होगा। मान लो m3 बड़ा है, तो थोड़ा इस साइड इस तरफ ले सकता हूँ क्या मैं? ये इन तीनों का सेंटर ऑफ मास होगा, होगा कि नहीं होगा?
मान लिया यहाँ है, समझ में आया? यस सर। हाँ, मान लो आपको इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स पता है। इन तीनों के क्या पता है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0,0,0। तो आपको तीनों के पोजीशन वेक्टर पता है। जैसे m1 का है x1 y1 z1, m2 का x2 y2 तो क्या लिखेंगे? m1 का x1 i कैप, x2 j y1 j कैप, z1 k कैप, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये इसका पोजीशन वेक्टर और ये m3 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर और ये r3 वेक्टर। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। ठीक है। और ये मान लो इनका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताओ। हाँ सर। हाँ, Yes, sir. लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान से देखो, उसमें r1 r2 r3 कहाँ से लेने थे? ओरिजिन से लेने थे क्या? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से लेने थे। तो ये r1 r2 r3 ये तो कहाँ से हैं? ये कहाँ से लिए मैंने? ओरिजिन। ये ओरिजिन से। समझ में आया क्या? तो ऐसे नहीं लिख सकते। r1 r2 r3 वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं आपको, बट वो कोऑर्डिनेट ओरिजिन से बता रहे हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। r1 वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर है x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप। ये कोऑर्डिनेट बता रहा है आपको, पोजीशन बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? xyz, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। r2 वेक्टर क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये है r1 r2। तो यहाँ ये लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेंटर ऑफ मास, तो सर ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना, हमें किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? r1 r2 r3 किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? सेंटर ऑफ Center of mass. समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तीनों का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। ये मान लो सेंटर m1 का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, Yes, sir. हाँ सर। m2 का क्या होगा? ये वाला होगा। समझ में आया? और m3 का क्या होगा? Yes, sir. ये वाला होगा। समझ में आया? मान लो ये x1 वेक्टर है, ये x2 है और ये x3 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? m1 x1 x2 मत लिखो इसको, क्योंकि x1 x2 x3 तो कोऑर्डिनेट्स भी है, ठीक है। इसको s1 s2 s3 लिख देते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? s1 s2 s3। तो मान लो ये s1 वेक्टर है, ये s2 वेक्टर है, ये s3 वेक्टर है। तो क्या ये इक्वेशन सही है? m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। बताओ ये सही है क्या? Yes, sir. ये वाली सही है, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सारे सिस्टम के जितने भी पार्टिकल है सबका मास मोमेंट उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन सबका सम 0 होता है। समझ में आया?
समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। अब सेंटर मास के में पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है हमें? M1 M2 M3 की पोजीशन की माने R1 R2 R3, हमें सेंटर मास की बतानी है। तो सेंटर मास की पोजीशन कैसे बताएंगे? सेंटर मास की पोजीशन बताने वाला वेक्टर कौन सा होगा? सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। ये वाला होगा ना सेंटर मास की पोजीशन बताने वाला वेक्टर। अब आ रहा है आवाज? सर मैंने पूछा सेंटर मास की पोजीशन बताने वाला वेक्टर कौन सा होगा? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है हाँ मेरी? सर, हाँ, पर तीनों का सम होगा ना, पर सेंटर मास के बताने वाला जोर से बोलो, जोर एक से बोलो, एक आवाज नहीं आ वेक्टर रही नहीं है। होगा ना, तो तीनों जोर का से बोलो एडिशन होगा अनीश, ना वो। बहुत धीरे आवाज आती है तुम्हारी। सर सर जोर से ही बोल रहे सर हैं तीनों आप। का एडिशन होगा ना। क्या चीज? सेंटर मास का सर कोऑर्डिनेट वो होगा ना उसका वेक्टर जो मुझे मुझे M1 M2 M3 गिवन है, मुझे सेंटर मास की पोजीशन बतानी है, तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बता दो। तो सेंटर मास की पोजीशन क्या होगी? ये वाला वेक्टर अभी ड्रॉ करके बताता हूं। यहां से ओरिजिन से ये, सर आपका आवाज बहुत कट रहा आवाज है। बहुत अटक रहा है। हाँ सर। शायद आज नेटवर्क स्लो है, बार बार अनस्टेबल बता रहा है। अभी आई आवाज? हाँ सर अभी सर आ इससे रहा है। पहले क्या बोला कुछ समझ में नहीं दिया। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ सर। यजुर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये सेंटर मास है कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला, रुको, ये वाला पॉइंट सेंटर मास है कि नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. इसकी आपसे पूछा फाइंड लोकेट द सेंटर ऑफ मास, तो हम सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बता देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। Yes, हाँ, sir. समझ में आया? हम सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बता देंगे, यही तो करना है हमें। हमें क्या बताना है? हमें तीनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें सेंटर मास का कोऑर्डिनेट बताना है। समझ में आया? यस सर। तो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट बताने वाला जो वेक्टर है उसको मैं बोलूंगा आरसी वेक्टर। वो क्या होगा? एक्सी आई कैप प्लस वाई सी जे कैप प्लस जेड सी के कैप, होगा कि नहीं होगा? एक्सी वाई सी जेड सी क्या हाँ है? सर। Origin to center हाँ, of कोऑर्डिनेट्स ऑफ mass. सेंटर मास से मुझे एक्सी वाई सी जेड सी बताना है। तो ये कौन सा वेक्टर है? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ओरिजिन से शुरू होगा और सेंटर ऑफ मास पे जाके खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हाँ सर। तो दिस इज ए आरसी वेक्टर। समझ में आया? डायग्राम ढंग से बनाना, एकदम बड़ा बनाना थोड़ा। अब मुझे बताओ S1 वेक्टर जो होगा, वेक्टर के लॉज आते हैं ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आते हैं ना सबको? हाँ सर। तो ये वाला ट्रायंगल देखो, O से लेके सेंटर ऑफ मास से लेके M1 तक का, OCM1, ये ट्रायंगल देखो। इस ट्रायंगल में दो साइड का सम इक्वल टू थर्ड साइड है। बताओ कौन सी दो साइड का सम इक्वल टू थर्ड साइड है? RC RC प्लस plus S1 is S1 equal to इज इक्वल टू R1 है। समझ में आया? Yes, sir. तो S1 इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? अभी पूछ लेना, बाद में फिर दोबारा मत पूछना, फिर से बताने में दिक्कत आएगी। S1 इज इक्वल टू मैं लिख दूं डायरेक्ट R1 माइनस RC। समझ में आया? S1 वेक्टर की जगह लिख सकता हूं क्या? हाँ, S1 वेक्टर मिल गया मुझे R1 गिवन होगा, RC निकालना है, तो S1 को क्या लिख दूंगा मैं? R1 माइनस RC। ऐसे मुझे बताओ, अब ट्राइंगल देखो, O से लेके OCM2 तक का, OCM2 ऐसा है ना ट्राइंगल, ऐसे जाके और फिर इधर आ रहा है।
तो इसमें भी दो साइड्स सर का हम सम थर्ड साइड है, कौन सी वाली? सर हाइट RC S2 प्लस plus RC is equal to R2. S2 इज इक्वल टू R2 है, समझ में आया? Yes, sir. तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा? R2 माइनस RC, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब थर्ड ट्राइंगल देखो, ओ सी, सी मतलब सेंटर ऑफ मास, और M3, तो इसमें देखो RC वेक्टर प्लस S3 वेक्टर इज इक्वल टू R3 वेक्टर है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, Yes. तो S3 वेक्टर क्या होगा? R3 माइनस S3, समझ में आया? हाँ S3 वेक्टर क्या होगा? R3 माइनस RC। तो अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसको, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो M1 इंटू R1 माइनस RC प्लस M2 इंटू R2 माइनस RC प्लस M3 इंटू R3 माइनस RC इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा? S1 S2 S3 के वैल्यू पुट कर दी मैंने, समझ में आया? यस सर। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, जितने भी माइनस वाले हैं सबको उधर लेके जाऊंगा, तो क्या बचेगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इज इक्वल टू क्या बचेगा? M1 RC प्लस M2 RC प्लस M3 RC, वो उधर चला जाएगा तो M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा? RC वेक्टर, समझ में आया? यस सर। तो मुझे RC तो बताना था, RC वेक्टर क्या हो जाएगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, मान लो और भी होते हैं, एंड सो ऑन, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन, ऐसे बताना है, समझ में आया? सेंटर ऑफ मास। लिख लो। सर इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन MI RI हाँ, डिवाइडेड बाय इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, समेशन MI RI अपॉन समेशन ऑफ MI फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n, फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे निकल लगाएंगे, कैसे लगे, बहुत सिंपल है एकदम, ये डेरिवेशन में टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज्यादा, फॉर्मूला याद रखना है और फिर कैसे अप्लाई करना है मैं बताऊंगा, समझ में आया? लिखो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो, लेक्चर पूरा होने वाला है, आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हमने, बहुत स्लो पढ़ाई हो रही है, पता नहीं कब सिलेबस पूरा होगा, इतना स्लो पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी लिखो। हटा दूं? नो सर। नो सर। तो ये आरसी वेक्टर क्या है? दिस इज सर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो बताना था हमें, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी ना हमें।
Sir, done. डन। No, sir. No, sir. Wait. सर हाँ बोलो। सर WP के शीट से क्वेश्चन में कुछ डाउट था। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। WP के शीट से क्वेश्चन में डाउट। वॉइस कट हो रही है यार तुम्हारी। किसी ने सुना क्या बोल रहे हैं? सर उसे डब्ल्यूपी के शीट में डाउट्स थे। वर्क पावर एनर्जी की हाँ किसको लास्ट डिस्कशन में नहीं थे क्या तुम? नहीं सर, नया ज्वाइन किया है ना। ओके, मुझे भेज दो। मुझे भेज दो या ग्रुप में भेज दो, जिसके पास सॉल्यूशन है वो भेज देना। Done, sir. डन। अब देखो, इसमें कुछ और फॉर्मूले हम देखेंगे जो काम में आएंगे। देखो ये R1 वेक्टर क्या था? व्हाट इज R1 वेक्टर? R1 वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 था ना। R1 वेक्टर क्या था? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये था ना, है ना। R2 वेक्टर क्या है? हाँ सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 मास। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, और RC वेक्टर क्या है? XC i कैप प्लस YC j कैप प्लस ZC k कैप, ये है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर XC i कैप RC वेक्टर की जगह YC j कैप प्लस ZC k कैप इज इक्वल टू M1 इंटू R1 की जगह क्या लिखूं मैं? X1 i कैप प्लस Y1 j कैप प्लस Z1 k कैप प्लस M2 R2 की जगह क्या लिखूं मैं? X2 i कैप प्लस Y2 j कैप प्लस Z2 k कैप एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो, अगर मैं i कैप और i कैप को कंपेयर करूं तो XC मिल जाएगा क्या? इधर i कैप कॉमन ले लूं मैं RHS में, और इधर XC वाले i कैप से कंपेयर करूं तो XC कितना मिलेगा? M1 X1 प्लस M2 X2 M1 x1 plus M2 x2. प्लस M3 X3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये मिल जाएगा क्या? हाँ Yes. सर। आया। YC क्या मिलेगा? M1 Y1 प्लस M2, मतलब सबके कोऑर्डिनेट से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। M2 Y2 प्लस M3 Y3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ZC वेक्टर क्या मिलेगा? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया? ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए?
डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इन फॉर्मूले से आपको। अगर आपको m1 m2 m3 के सबके कोऑर्डिनेट पता है तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट तीनों x y z तीनों कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। समझ में आया? यस सर। लिख लो। हटा दूं? नो सर। हटा दूं? नो सर। लिखो। हो गया? डन सर। वेट। अब हटा रहा हूं मैं, ठीक है? इक्वेशन करो। देखो जो फॉर्मूला है ये 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल सब पे लग सकता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है 2 kg का, वो ओरिजिन पर है, और एक पार्टिकल है 5 kg, इसके कोऑर्डिनेट है 4,3। हमसे पूछा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ जल्दी। देखो ये सोल्व करने के वैसे दो मेथड है। ये जो कोऑर्डिनेट होगा इनका, ये इस लाइन पर होगा कहीं, सर 20/7 और 15/7। क्या? तो मैं ड्रॉ कहीं और कर रहा हूँ, ड्रॉ कहीं और हो रहा है।
आया आंसर? ट्वेंटी बाई 7, 15/7. सर हाँ हाँ, चेक करते हैं, रुको कुछ आवाज सेटिंग चेंज हो गई इसमें। हाँ बोलो। नहीं सर, मेरे को लगा आपका आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है ना?